बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी तरबियत, हमारे अपने मसाइल अलग हैं और दुनिया के हालात और उनके हमसे तकाज़े वो बिल्कुल अलग हैं। अगर हम अपने सोच को दुनिया के तकाज़ों के साथ अलाइन कर लें तो हमारे लिए ज़रा आसानियाँ हो जाती हैं। लेकिन अगर हम अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाए रखें और दुनिया के बदलते हुए रुझानात के साथ अपने आप को तब्दील करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, तो ज़ाहिर है हमारे लिए मुश्किलात हो जाती हैं। एक ज़माना था जब जनरल ज़ियाउल हक ने अमेरिका के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान में जिहाद के नाम पे वो सब कुछ किया, और उसके बाद फिर जब अमेरिका हमें छोड़कर चला गया तो हमने कहा ठीक है, फिर ऐसे तो ऐसे सही, अब ये सारे इतने सारे तुमने ट्रेन कर दिए हैं लोग, तो अब हम इन्हें कश्मीर में इस्तेमाल करेंगे। और ज़ियाउल हक तो कहा करते थे दुनिया में जहाँ जहाद होगा इन्हें भेज दूंगा, लेकिन वो पॉलिसी बैकफायर कर गई और जनरल मुशर्रफ ने आकर ये रियलाइज़ कर लिया कि अब जहाद नहीं चलेगा, और वो ज़माना गुजर गया। अब अमेरिका का हाथ था उस पॉलिसी के सर पर, और अब वो उसका हाथ चूँकि उठ चुका है, लिहाजा उन्होंने कहा नो लश्कर जैश और सिपा विल बी अलाउड टू री एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान। उन्होंने उस पॉलिसी से रुजू कर लिया। फिर पाकिस्तान का ये रुजू मुकम्मल नहीं था, लेकिन बार बार के मसाइल की वजह से हमने बतदरीज, ज़ाहिर है बतदरीज ही होता है दुनिया में सब कुछ, अचानक आप ना किसी पॉलिसी को इख्तियार करते हैं। 10-11 साल में वो ज़ियाउल हक वाली पॉलिसी बनी थी, और उसको फिर परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने से हमने उस पॉलिसी से निकलना शुरू किया, और हमें 8-10 साल लग गए उस पॉलिसी से निकलने में भी, लेकिन फिर इवेंचुअली हमने वो पॉलिसी छोड़ दी। ईरान ने वो पॉलिसी नहीं छोड़ी, और उसने उसी तरह इर्द गिर्द के हमसाया मुल्कों के शाम, यमन और इधर उधर के मसाइल में अपना इंटरफेरेंस जारी रखी, और वो हिजबुल्लाह और ये वो, और इसी तरह फ़लस्तीन वालों ने भी वो हमास वाला सिलसिला जारी रखा। नतीजा ये कि दुनिया बदल चुकी थी। पाकिस्तान ने अपने आप को रीअलाइन किसी न किसी हद तक कर लिया, और उसको कोई वैसे एडवर्स सर्कमस्टांसेस का मुकाबला नहीं करना पड़ा, लेकिन ईरान को हमने देखा कि बहुत करना पड़ा। और अब इवेंचुअली वो हज़बिल्ला शज़बिल्ला और वो सब कुछ ख़त्म हो गया, और जो यानी कि बहुत कुछ ही तबाह हो गया ना, वो जो उसके इनकलाबी गार्ड्स और वो सब कुछ तबाह हो गया। और यही हाल हमास और फ़लस्तीन का हुआ। अब अफ़गानिस्तान में एक तालिबान की हुकूमत पहले बनी थी 9/11 से पहले, और एक तालिबान की हुकूमत अब है। जो उस वक़्त की तालिबान की हुकूमत थी, उसने वहाँ अल-कायदा को, मुल्ला उमर को पनाह दी हुई थी, और वो ख़ुद भी कहते थे कि हाँ हम टीटीपी को भी सपोर्ट करते हैं, और वो अलल ऐलान उनकी एलानिया पॉलिसी थी, वो इसे जिहाद कहते थे, दहशतगर्दी नहीं कहते थे, और वो ये सब कुछ करते थे। लेकिन जो आज की तालिबान हुकूमत है, तो उनका ऑफिशियल स्टैंस ये नहीं है कि ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी है, वो कहते हैं को एजुकेशन पर पाबंदी है। उनका ऑफिशियल स्टैंस ये नहीं है कि हम दुनिया में दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करेंगे। वो ऑफिशियली ये कहते हैं कि नहीं हम नहीं करते, लेकिन अगर कोई वहाँ पे आ जाता है और कोई ऐसा कर लेता है तो वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए भी यानी अपनी रज़ामंदी ज़रूर ज़ाहिर करते हैं या नहीं वो अलग बात है। लेकिन अब अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है, उसके रवैये से यही लग रहा है कि वो भी अब इस पॉलिसी से निकलना चाह रहे हैं, यानी वो ऑफिशियली तो डिनाई कर चुके हैं ना, जिस तरह पाकिस्तान ने परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में ही ऑफिशियली इस पॉलिसी से डिनाई कर दिया, और फिर प्रैक्टिकली ये सब कुछ ख़त्म करते करते हमें भी 8-10 साल लग गए थे। बैन ही अब अफ़गानिस्तान की जो आज की तालिबान हुकूमत है, वो इस दाश और ये सारी चीज़ों से अब ऑफिशियली डिनाई कर चुकी है, लेकिन ज़ाहिर है उसको अब इससे निकलने में कुछ वक्त लगना है। अब वो जो 8 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, या ज़्यादा साल लगते हैं उन्हें, और फिर हमारे पास बड़ी फ़ौज थी, ज़्यादा ताकत थी, तालिबान के पास उतनी ताकत नहीं है, और उनके रिश्ते भी उनके साथ गहरे हैं, यानी वो तो एक ही है ना। तो वो उनको उनसे अपने आप को डिस्टेंस करने में कितना वक्त लगेगा, ये ज़ाहिर है सोचने की बात है। लेकिन फ़र्ज़ करें उन्हें 15 साल लग जाएं या 4 साल लग जाएं, तो क्या हम 15 साल या 4 साल या 2 साल अफ़गानिस्तान से जंग लड़ते रहेंगे? ओ भाई, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा देखें, आप ज़रा सोचें, चीन हमसे क्या चाह रहा है, सऊदी अरब हमसे क्या चाह रहा है, कतर क्या चाह रहा है। रात गए सऊदी अरब ने, रात गए कतर ने शोर मचाना शुरू कर दिया, ओ भाई रुको रुको तुम्हारी मेहरबानी, ये उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार करना शुरू कर दिया। फ़ॉरेन ऑफिस ने, कतर के ने और सऊदी अरेबिया के ने आधी रात को तमाम इस्लामी मुल्कों के, इवन टर्की और इवन चाइना, सब ने अपनी तशवीश का उसी वक्त इजहार करना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं भाई रुको तुम्हारी मेहरबानी, ब्रेक लगाओ, ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। कोई भी ये नहीं चाहता। अच्छा आप छोड़े बाकी सबको, चीन के बगैर हमारा सर्वाइवल है ज़ाहिर नहीं है। चीन ने क्या किया, चीन ने ये किया कि अपने वज़ीर ख़ारजा को, अच्छा बाय द वे जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं वांग यी साहब, उनके मुतल्लिक
ये तवक्को की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि वो प्रेसिडेंट टू बी हैं, यानी प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बाद जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसमें जो सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी हैं और जिनको नेक्स्ट प्रेसिडेंट के तौर पर देखा जा रहा है वो फॉरेन मिनिस्टर वांग यी साहब हैं। वो गए न्यू दिल्ली और वहाँ पर उन्होंने मोदी से भी और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से तो ऑफ कोर्स बहुत मुलाकातें की। उन्होंने कहा देखो यार, हम लड़ते रहे हैं बट पास्ट इज पास्ट, नाउ लेट्स मूव ऑन। उन्होंने कहा लड़के नहीं गुजारा, ऐसे फ़ायदा कोई नहीं है, तो हमें रीजनल ट्रेड को प्रमोट करना चाहिए। हम वो जो लड़ाइयाँ हैं वो साइड पे करो और आगे बढ़ो। चीन का भी बाय द वे जो कर्ज है वो उनकी मईशत के साइज़ का 3 गुना हो चुका है और अमेरिका की तरफ से भी उन्हें टैरिफ्स का सामना है। सारी दुनिया एक फाइनेंशियल क्रंच का सामना कर रही है और फिर चीन ने अपना जो फैलाव है वो पूरी इस खित्ते में, सब कॉन्टिनेंट में बहुत कर लिया है। वो बेल्ट एंड रोड और ये वो, अगरचे ये फार साइटेडनेस ज़रूर है लेकिन इस पर खर्च भी तो है ना, इसकी एक कॉस्ट भी तो है। अब चीन ये चाहता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत उसकी जो सड़कें हैं, उसकी जो रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, जो उसके ट्रक हैं वो सामान लेकर जाएं सेंट्रल एशिया तक। कैसे जाएंगे? बजरिया पाकिस्तान और बजरिया अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई हो रही हो या खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर लड़ाई हो रही हो, इंसर्जेंसी, ये मिलिटेंसी, ये टेररिज्म ये बढ़ रहा हो, तो क्या ये सब कुछ हो सकता है? ज़ाहिर नहीं हो सकता। पहले ही जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है वो कहती है यार हम तुम्हें जो सिक्योरिटी का खर्चा इतना क्यों दें, इतना सिक्योरिटी का एक्सपेंस क्यों है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी मुश्किल क्यों है, और अगर सिक्योरिटी का मुश्किल है, आप हमें खुद सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो फिर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जो आप सुबह दोपहर शाम MOU साइन कर रहे हैं, जो आप हमें बता रहे हैं कि हम जनाब मलेशिया गए थे वहाँ हमने 990 MOU साइन कर दिए, लो जी हम जनाब सऊदी अरब गए थे वहाँ हमने 685 MOU साइन कर दिए, लो जी हम वाशिंगटन गए थे वहाँ हमने 312 MOU साइन कर दिए, लो जी हम दोहा गए थे वहाँ हम 670 MOU साइन कर रहे हैं। तो अब उनका क्या करें? अचार डालें, मुरब्बा बना लें, चटनी बनाएं? ज़ाहिर है उन्होंने मटेरियलाइज होना होता है, उन पर काम होना होता है, वो प्रोजेक्ट्स डिफाइन होते हैं, आइडेंटिफाई होने होते हैं, फिर उनकी फिजिबिलिटी बननी होती है न, फिर आगे उन पर मज़ीद काम होना होता है, फिर कहीं ज़मीन पर काम करने की नौयत आती है। MOU को मैच्योर होने में, एग्रीमेंट बनने में, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होने में 4-5 साल लग जाते हैं अगर उस पर सिंसियरली काम हो। लेकिन वो इस तरह शुरू होगा काम? ये जो कुछ हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस की, बलूचिस्तान में जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस की, उसके नतीजे में जो वहाँ पर इंसर्जेंसी है जो अब बॉर्डर पर शुरू हो गया है, इसके तनाजुर में पाकिस्तान में FDI आएगी? आपके इतला के लिए अर्ज़ है, अगर आप भूल गए हों तो 2025 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 22% निकल गई है। जी हाँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 22% कमी आई है 2025 में। और जो आप स्टॉक एक्सचेंज दिखा रहे थे कि वो ऊपर जा रही है, अब तो वो भी नीचे आना शुरू हो गई। और जब वो ऊपर जा भी रही थी तो सिर्फ ऑयल एंड गैस कंपनियां, सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, सिर्फ बैंक्स, फाइनेंशियल सेक्टर ऊपर जा रहा था, बिजनेस सेक्टर ऊपर नहीं जा रहा था। दुनिया भर में जहां बैंक तरक्की कर रहे हों उसका मतलब ये होता है कि यहाँ बिजनेस तरक्की कर रहा होता है। ये उल्टा मुल्क है, जहां बैंक तरक्की कर रहा है मगर बिजनेस तरक्की नहीं कर रहा। वो कंज्यूमर को पैसे देकर या सरकार को पैसे देकर अमीर हो रहा है ना, अजीबो गरीब मंतक। लेकिन बहरहाल हमारे अपने डायलेमाज हैं, हमारी अपनी वल्नरेबिलिटीज़ पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, इनमें इजाफा ना करें। चीन हमसे नाराज़ होगा, सऊदी अरब हमसे नाराज़ होगा, कतर हमसे नाराज़ होगा, तमाम दोस्त मुल्क हमसे नाराज़ होंगे, अफ़गानिस्तान खुद हमसे नाराज़ होगा। महाजरीन का मसला है, तिजारत का मसला है, स्मगलिंग का मसला है, नारकोटिक्स का मसला है, टेररिज्म का मसला है, ये सारे मसले बढ़ जाएंगे। हम ये लड़ाई अफोर्ड नहीं करते। दुनिया में हर मसले का हल ताकत नहीं होता। वो बात शुरू में यहाँ से की थी कि एक आपकी अपनी ट्रेनिंग होती है, तो फ़ौज की अपनी ट्रेनिंग सिर्फ लड़ाई मार कुटाई होती है, और ये दुरुस्त है, ये गलत नहीं है। फ़ौज ने यही काम करना होता है, उसे ये काम करना चाहिए, वो फैंटी लगाना उसका काम है। लेकिन सिविल हुकूमत गई कहाँ भाई? हाइब्रिड रजीम सही, बराए नाम रजीम सही, फ़र्जी रजीम सही, एक शख्स शहबाज शरीफ है तो सही ना, वो किधर है? इमरान खान ओपिनियनेटेड आदमी था, उसकी सख्त ओपिनियन थी कि मज़ाकरात होने चाहिए। जनरल बाजवा की भी ओपिनियन यही थी, दोनों की सोच मिल गई।
उन्होंने तालिबान को वापस बसा लिया। आपको लगता है पॉलिसी बैकफायर कर गई, आप तालिबान को बाहर निकालना चाहते हैं, सौ बिस्मिल्लाह निकाल दें, लेकिन अफ़गानिस्तान से लड़ाई तो ना करें यार। पहले उधर वो जो बमबारी की वही गलत की थी, अगरचे हमने उसको ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हमने उसको ऑफिशियली डिनाई भी नहीं किया। बहरहाल जो भी था वो जिस भी वजह से था, और जो ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट्स हैं वो उसको वाजे कर देती हैं कि वो वाकई कुछ था। देखें, हम हिंदुस्तान से ये कहते हैं कि भाई बात ये है कि अगर आपके मुल्क में टेररिज्म होता भी है और आपको ये शक होता है कि यहाँ से कोई गया है, तो इसका मतलब ये है कि आप हमसे शेयर करें मालूमात, आप हमें बताएंगे। अगर 1% भी आपकी बात दुरुस्त हुई तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हम अफ़गानिस्तान में ये करें कि हम खुद ही वहाँ कार्रवाई कर दें, उनको हमें कहना चाहिए ठीक है हमने उन्हें कहा, उन्होंने नहीं की, तो हम उन्हें बार बार कहते रहे यार वो हमारे दोस्त मुल्क हैं, बरादर मुल्क हैं। और फ़र्ज़ करें अगर वो कंट्रोल नहीं होता तो फिर बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर बनाए ना, बॉर्डर पे सर्विलेंस बेहतर बनाए। ये कौन सा जवाब है कि यार 1400 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, मैनेज नहीं होता। वो कोई अक्ल को हाथ मारो, इस बॉर्डर को मैनेज करना पड़ेगा, इस बॉर्डर को मैनेज करें। यहाँ पे जो आपने खारदार तार की बाड़ लगाई थी वो कहाँ गई? उस बाड़ को मजबूत बनाएं, उस बाड़ को इफेक्टिव बनाएं, वहाँ पे ड्रोन्स के ज़रिए सर्वेलेंस करें, वहाँ पेट्रोलिंग के ज़रिए सर्वेलेंस करें, बॉर्डर पे सर्वेलेंस बेहतर बनाएं। ये काम नहीं अफोर्ड करता पाकिस्तान। दोस्त ममालिक भी नाराज़ होंगे, अंदरूने मुल्क टेररिज्म और दीगर मसाइल भी बढ़ेंगे, इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी आएगी। वो जो आप बांग्लादेश मॉडल चाह रहे थे वो इस तरह नहीं बन सकेगा, सब कुछ बैकफायर कर जाएगा, सब कुछ उल्टा सफ़र शुरू हो जाएगा। इससे परहेज़ करें, आपकी मेहरबानी।